हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओशियनिक स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जेपीएससी ने नोटिफिकेशन दे दिया है जिसमें 252 पद हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इसी को लेके अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे ये फर्स्ट जेपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो पहला प्रश्न है कि योजना आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सत्य नहीं है, असत्य है, इन चीज़ों पे बहुत फोकस होना चाहिए, तभी हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। वैसे ये योजना आयोग का क्वेश्चन है, अभी तो प्रासंगिक नहीं है ये, लेकिन फिर भी उस समय का ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसको हम लोग देख के समझ सकते हैं इससे रिलेटेड क्या हो सकता है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हाँ, ये सही है। यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, अतिरिक्त है, तो हाँ ये भी सही है। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कृष्णचंद्र पंत थे, तो उस समय थे। और तीसरा ऑप्शन है, यह एक इसका प्रावधान संविधान में है, तो ये ही सत्य नहीं है। ठीक है, ये असत्य है, ये गलत है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को उसका गठन किया गया। ठीक है, और अभी इनके सीईओ जो हैं अमिताभ कांत जी हैं, जो एक आईएएस अधिकारी हैं 1980 बैच के, और वो केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है नीति आयोग के बारे में, इसका गठन कब हुआ ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है, इसके क्वेश्चन है झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है, तो सबसे बड़ी जनजाति इसमें से कौन सी है? संथाल है, जिसकी यदि प्रतिशत की बात अगर हम लोग करें तो 35.46 है। और दूसरी जनजाति 18.14% के साथ दूसरे स्थान पर ये है। और मुंडा 12.16% के साथ तीसरे स्थान पर है। और हो जो है 7.62% के साथ चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो ये इस क्रम में इसे याद रखना ज़रूरी है, ज़रूर रखें। और झारखंड की कुल आबादी का जो कुल आबादी में जो जनजाति का प्रतिशत है वो 28% है। ठीक है, और ये भी याद रखें। और कुल यहाँ जनजाति 32 जनजातियाँ हैं। इन चीज़ों को ज़रूर याद रखें, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? और कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक है, कौन सी जनजाति सिर्फ, यानी इसका इस क्वेश्चन का अर्थ है कि सिर्फ झारखंड में कौन सी जनजाति मुख्यतः पाई जाती है जो और कहीं भी नहीं पाई जाती है। तो ये ऑप्शन 2 आपका मुंडा है, जो ये सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्यपाल का वेतन किस पर भारित है? तो इसका ऑप्शन राज्य की संचित निधि है। ठीक है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 202 के 3 खंड में किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्तमान राज्यपाल, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट जेपीएससी का क्वेश्चन है, तो उस समय के अनुसार अब ये हम लोग जानते हैं बाबूलाल मरांडी कभी रहे नहीं राज्यपाल, अर्जुन मुंडा कभी राज्यपाल रहे नहीं। ठीक है, तो 2 इसको एलिमिनेट भी हम लोग वैसे कर सकते हैं। तो वैसे इसका आंसर वेद मारवा है। और वर्तमान में जो यहाँ पे हमारी राज्यपाल हैं
वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू। और इन द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इनका हाँ, एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि ये पहली महिला राज्यपाल हैं, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं, पहली महिला राज्यपाल और पहली आदिवासी राज्यपाल हैं ये। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, झारखंड में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? तो उसे रूबी कहा जाता है। ठीक है, रूबी कहा जाता है। और ये ध्यान में रखने वाली बात है कि रूबी का उत्पादन भारत में नंबर 1 पे है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया एक बीमारी है। ठीक है, तो ये किस तरह की बीमारी है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, दूरदृष्टि दोष, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका दृष्टि दोष आंसर है इसका। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तुएं हमें नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में इसका ऑपोजिट होता है, दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखती है। और वर्णांधता क्या है? जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, उसमें ग्रीन कलर, रेड कलर, ठीक है, ये मिक्स होता है। उसमें कुछ आपके कुछ डिजिट्स लिखे होंगे, मिक्स होकर डिजिट्स लिखे होंगे, इस तरह से बना हुआ होगा। और इसी में कुछ अलग कलर से, जैसे ग्रीन कलर से कुछ लिख दिया गया है ऐसे, तो आपको वो पहचानना है कि क्या है। ठीक है, तो वर्णांधता वो है, उसको भी हम लोग समझ चुके हैं, दोष है। अब अगला हम लोग देखते हैं, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसमें ऑप्शन है पूरणमल, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल, लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर है पूरणमल, जो 1527 से 34 तक शासक रहे थे। तो इन्होंने इसका निर्माण कराया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस समय की बात है, WHO के वर्तमान चेयरमैन कौन है? वर्तमान चेयरमैन उस समय अगर जो चेयरमैन थे वो जोंग वुक ली थे। ठीक है, और अभी अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो टेड्रोस अधनोन है। ठीक है, टेड्रोस अधनोन है अभी, जो 2019 से ही हैं। और इसका मुख्यालय, WHO का मुख्यालय भी याद रखेंगे, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में मुख्यालय है, जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। और उस समय एक क्वेश्चन था, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए, ये सारे क्वेश्चंस, जैसे 2003 में विश्व कप में किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक विकेट लिए थे? तो वो चमिंदा वास हैं, जो श्रीलंका की तरफ से खेलते थे उस समय। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो बाढ़, आर्यों का आक्रमण, प्रशासनिक संरचना का अभाव, ये सारे दिए हुए हैं ऑप्शन में। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और सभी इतिहासकार एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते हैं। तो इसमें बाढ़ भी एक कारण माना जाता है, आर्यों का आक्रमण भी माना जाता है, प्रशासनिक संरचना का भी अभाव माना जाता है। तो इस विषय में अभी तक जानकारी अधूरी है, इसका यह ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा। वैसे ये सारे माने जाते हैं, यदि आपके ऑप्शन 4 में अगर होता कि ये सभी, तो वो सही होता, लेकिन इनमें से अभी तक जानकारी अधूरी है। ऑप्शन 4 को हम मानेंगे। तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे, जैसे कि हम लोग इसको जान रहे हैं, अकबर के दरबार में तानसेन थे।
और थोड़ी सी जानकारी अगर तानसेन के बारे में और दे दी जाए तो तानसेन अकबर के 9 रत्न थे जिनमें से तानसेन भी थे। और तानसेन ध्रुपद गायन की शैली उनकी प्रमुख शैली थी गायन की। और यदि तानसेन के बारे में हम लोग जानना चाहें कि ये यहाँ से पहले अकबर से पहले कहाँ थे, तो अकबर से पहले यह राजा रामचंद्र के पास थे। तो राजा रामचंद्र से अकबर ने इन्हें मांग लिया, राजा रामचंद्र से। और राजा रामचंद्र कहाँ के थे, तो पूर्व राजा रामचंद्र कहाँ के थे, रीवा के थे। तो वहाँ से अकबर ने इन्हें मांगा उनसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो नूरजहां कभी सुल्तान नहीं बनी, चांद बीबी भी नहीं बनी, बेगम हजरत महल भी नहीं बनी, रजिया सुल्तान सही आंसर है, जो 1236 से 40 तक उन्होंने शासन किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हर्षवर्धन मुख्य रूप से किस धर्म का संरक्षक था? तो बौद्ध धर्म है। वो वैसे सभी धर्मों के लिए सहिष्णु थे, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सभी के लिए सहिष्णु थे, लेकिन मुख्य रूप से वो बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। और इससे पहले वो उनके पूर्वज शैव धर्म को मानते थे, और शुरुआत में हर्षवर्धन ने भी शैव धर्म को माना, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म को मानने लगे। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने लगे। और एक बौद्ध भिक्षु थे जिनके संपर्क में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म को माना। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय वहाँ के अध्यक्ष बने थे। जो अधिवेशन 1929 में हुई थी वहाँ पे। और जो 26 जनवरी का वो समय था, कहीं न कहीं हम लोग 26 जनवरी को इसलिए गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब देखते हैं मुगलों में मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की? ठीक है, तो ऑप्शन में आपके हैं बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो इसका सही आंसर है अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत उन्होंने की। मनसबदारी प्रथा एक सैनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, तो यह एक मनसबदारी प्रथा इन्होंने स्टार्ट की। अब मनसबदारी हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से, तो ज़रूर जानेंगे इसके बारे में, समझेंगे हर चीज़ को। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो आप हिस्ट्री से देख रहे हो, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके काम आ सकते हैं फ्यूचर में भी। जैसे कुछ क्वेश्चंस थे वर्तमान में, ये हैं वर्तमान में इस पद पर कौन कार्यरत हैं, तो ये चीज़ बदलते रहते हैं, लेकिन हिस्ट्री नहीं बदल सकता। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, इनको याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्ञानी शासक कौन था? तो आप लोग कुछ गैस भी कर सकते हैं, कुछ अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इसमें कौन हो सकता है सबसे ज्ञानी। कुछ लोग सबसे मूर्ख को भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इल्तुतमिश 1 नंबर, इल्तुतमिश 2 मोहम्मद बिन तुगलक, 3 सिकंदर लोदी और 4 अलाउद्दीन खिलजी। कुछ लोगों को आश्चर्य भी होगा कि इसका आंसर
2 है मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक वो बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व के सुल्तान थे। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वह अरबी फ़ारसी के महान विद्वान थे और उन्होंने उनको अन्य ज्ञान भी था, जैसे ज्ञान विज्ञान की विधाओं के बारे में उनको ज्ञान था, दर्शन शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान एवं तर्क शास्त्र में भी वो पारंगत थे। हाँ, कुछ गलत उन्होंने जो डिसीजन लिए वो समय गलत होने की वजह से वो मूर्ख शासक उनको माना जाता है, लेकिन वो बहुत ही विद्वान थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोधिसत्व किन्हें कहा जाता है, किन्हें कहा गया है। तो ऑप्शन है गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ, नागार्जुन और महावीर। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध हैं यह आंसर। अब हम लोग ये समझेंगे कि गौतम बुद्ध को या बोधिसत्व कहा किसे जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये थेरवाद किससे संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म। तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म जो त्रिपिटक है उनमें से जो अभिधम्म पिटक है उसे थेरवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन समाप्त करने की घोषणा किस तिथि को निर्धारित की थी देखना है। ठीक है, तो उन्होंने कब डिसाइड किया था कि हम लोग आज़ादी दे देंगे या सत्ता उनको सौंप देंगे जो उसके योग्य हैं या उत्तरदायी हैं उनको। तो उन्होंने आपका आंसर है जून 1948 को उन्होंने डिसाइड किया था कि हम सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। जो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 21 का क्वेश्चन है कि पेशवाओं की राजधानी कहाँ थी। पेशवाओं की राजधानी कहाँ थी। आप लोग पेशवा, बाजीराव, ये इन चीज़ों के बारे में सुन चुके हैं। तो उसका आंसर है पुणे में उनकी राजधानी थी। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अशोक की धम्म नीति का क्या अर्थ है। अशोक की धम्म नीति, ये ध्यान रखना है कि धम्म की नीति किनके द्वारा दी गई थी, तो अशोक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और धम्म को मानते थे। और उसमें ऑप्शन में है क्या कि धम्म की नीति में क्या क्या शामिल थी। अहिंसा, धम्म की नीति में क्या क्या शामिल है, अहिंसा, दया, दान, ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा आहार श्रृंखला नहीं बनाते हैं। आहार श्रृंखला नहीं बनाते हैं। घास बकरी मनुष्य, घास मेमना बाघ, फूल मधुमक्खी मनुष्य, सांप मोर आदमी। ठीक, तो इसका आहार श्रृंखला हम लोग जानेंगे जब हम लोग जीव विज्ञान को पढ़ेंगे या एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो उस समय आहार श्रृंखला को अच्छे से समझेंगे। इसका आंसर है फूल मधुमक्खी और मनुष्य। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में पाइका क्या है। ऑप्शन है आपके गीत, नृत्य, खेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर नृत्य है। ठीक है, अब पाइका के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। पाइका जो है झारखंड में नृत्य की शैली है जो बोकारो, धनबाद में मनाया जाता है, जो एक नृत्य की शैली है। जैसा कि हम लोग ऑप्शन देख चुके हैं, नृत्य की शैली है जो सैनिकों की सैनिक पोशाक पहनकर यह नृत्य किया जाता है।
पाइका का यदि हम लोग अर्थ जानना चाहें तो पाइका का सीधा अर्थ होता है अखाड़ा। ठीक है, जहाँ पे अखाड़ा, जहाँ पे वर्जिश कुश्ती वगैरह की जाती है। ठीक है, तो और हम लोग पाइका विद्रोह का भी नाम सुन चुके हैं, जानते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर आप लोग रिस्पॉन्स देना, जैसा रिस्पॉन्स आप लोगों का होगा उस हिसाब से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी सुझाव हो ज़रूर कमेंट में आप लोग बताएं, और इस बेस पे हम लोग, इस पे डिपेंड करता है कि अगला हम लोग यह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कब लाते हैं। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी का।